पी टाइप अर्धचालक पढ़ लिया, एन टाइप अर्धचालक पढ़ लिया। पी टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या हो गए? कोटक। और अल्पसंख्यक क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या हो गए? कोटक। ठीक है, पी टाइप में कोटक बहुसंख्यक, इलेक्ट्रॉन क्या? अल्पसंख्यक। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक का और कोटर क्या? अल्पसंख्यक। अब पीएन संधि डायोड जब बनाते हैं तो पीएन संधि डायोड में आप दो, एक पी टाइप का और एक एन टाइप का लेकर ऐसे जोड़ते नहीं। ठीक है, ऐसे अलग अलग लेके जोड़ के क्या नहीं बन सकता है? पीएन संधि डायोड नहीं बनता है। तो पीएन संधि डायोड बनाने के लिए आप क्या करते हैं? एक शुद्ध जर्मेनियम या क्रिस्टल लेंगे, एक जगह क्या मिलाएंगे आप? त्रिसंयोजी अशुद्धि, ताकि वो क्षेत्र कैसा बन जाए? पी टाइप। ठीक है, दूसरी तरफ थोड़ा अधिक मात्रा में क्या बना देंगे? एन टाइप, यानी कि पंच संयोजी अशुद्धि। तो इस तरीके से क्या हो जाता है? पीएन संधि डायोड बनता है। तो पीएन संधि डायोड जब बनता है तो दो प्रक्रियाएं वहां पर होती है। पहला विसरण, पहला होता है विसरण, ठीक है क्या? और दूसरा होता है अनुभव। दो घटनाएं वहां पर होती है, विसरण और अनुभव। ठीक है क्या? दो घटनाएं हो गई, कौन कौन सी? विसरण और अनुभव। कैसे होता है ये ले लेता हूं, एक पीएन संधि डायोड बना रहा हूं। ये पीएन संधि डायोड, ये क्षेत्र है पी टाइप, ये क्षेत्र है क्या? एन टाइप। मैं केवल एक लेके बता दूं, ये पी टाइप है। किस टाइप है? पी। तो अंदर माइनस, बाहर क्या हो गया? प्लस। यानी कि इसमें गतिशील क्या है? कोटर। और अचल क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन। बचा इसमें से अगर ये कोटर खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? ऋण आयन। इलेक्ट्रॉन है क्या? ऋण आयन। ठीक है, वो ऋण आयन क्या नहीं कर सकता है? गति नहीं कर सकता है। वैसे ही एन टाइप में क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गतिशील है। जब इलेक्ट्रॉन हट जाएगा इसमें से तो बचेगा क्या? धनायन। वो धनायन क्या नहीं कर सकता है? गति नहीं कर सकता है। ठीक है, अब पहली प्रक्रिया विसरण में क्या होता है? जब एक पीएन संधि डायोड बनाते हो तो यहां पर किसकी मात्रा ज्यादा है? किसकी सांद्रता ज्यादा है? प्रोटॉनों की। यहां पर किसकी सांद्रता ज्यादा है? इलेक्ट्रॉनों की। तो इस सांद्रता के अंतर के कारण सांद्रता को बराबर करने के लिए पी टाइप से कोटर कहां की ओर जाएंगे? एन टाइप की ओर। एन टाइप से इलेक्ट्रॉन कहां की ओर जाएंगे? पी टाइप। आ रहा है ना बेटा समझ? ठीक है, किसके अंतर के कारण हो रहा है ये? सांद्रता के अंतर के कारण। ठीक है, पी टाइप के कोटर जाते हैं कहा? एन टाइप की ओर। और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? पी टाइप की ओर। जैसे ही पी टाइप का कोई कोटर एन टाइप में विसरित होता है, एन टाइप में जाकर खत्म होता है, तो जब कोटर खत्म हो गया तो अपने पीछे क्या छोड़ दिया? ये क्या? ऋण आयन। ये ऋण आयन क्या नहीं कर सकता है? गति नहीं कर सकता है। ऐसे ही जब एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप में विसरित होगा तो पीछे क्या छोड़ आएगा? एक धन आयन छुड़ाएगा। तो ये क्या नहीं कर सकता है? गति नहीं कर सकता है। ठीक है सर, तो इस तरीके से यहां पर संधि के आसपास ऋण आयन और धन आयनों की क्या बनती जाएगी? एक परत बनती जाती है। ये परत ऐसी है जिसमें क्या नहीं है? क्या नहीं बेटा? जिसमें नहीं बेटा, इसमें गतिशील आवेशवाहक नहीं। ये संधि होगी। संधि के आर पार क्या? धन आयन और ऋण आयनों की क्या पैदा हो गई? एक परत पैदा हो गई। यानी कि ये वाला हिस्सा हो गया इसका क्या? ऋण विभव पर, ऋणावेश हो गया। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? धन विभव पर। ठीक है सर, यानी कि इस परत के आर पार एक क्या पैदा हो जाता है? विभवांतर। ये आ गया ऋण विभव पर और ये वाला आ गया किस विभव पर? धन विभव पर। ये ऋण और ये क्या? धन। तो एक क्या पैदा हो गया? विभव पैदा हो गया, विभवांतर पैदा हो गया।
इसको कहते हैं आप विभव प्राचीर या रोधी विभव। ठीक है, विभव प्राचीर या रोधी विभव। फिर से समझा रहा, सांद्रता के अंतर के कारण पी टाइप के कोटर कहां की ओर गति करते हैं? एन टाइप की ओर। एन टाइप के इलेक्ट्रॉन कहां की ओर गति करते हैं? पी टाइप की ओर। जैसे ही पी टाइप का कोई कोटर एन टाइप में जाएगा तो पी क्षेत्र में क्या छोड़ जाएगा? एक ऋण आयन अचल, जो क्या नहीं कर सकता है? गति नहीं। और यहाँ एन टाइप का एक इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो एन टाइप में क्या छोड़ के जाएगा? एक क्या? धनायन, जो क्या नहीं कर सकता है? गति। तो यहाँ पर संधि के आसपास एक अचल आयनों की क्या बन जाती है? परत बन जाती है। इस परत को क्या कह दिया आपने? कौन सी परत नाम दिया बेटा इसको? अवक्षय परत। बेटा क्या हो गया? एक अवक्षय परत। ठीक है बेटा। अब देखो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां को जा रहे हैं? एन से कहां की ओर? पी की ओर। कोटर कहां से कहां को जा रहे हैं? पी से कहां की ओर? एन की ओर जा रहे हैं। तो एक धारा का प्रवाह होने लगता है, बहने लगी। धारा कहां की दिशा में? जहां को क्या गति कर रहे हैं? धनावेश गति कर रहे हैं। या जहां को ऋण आवेश गति कर रहे हैं उनकी कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। ऋण एन से पी को कर रहे हैं तो धारा कहां से कहां की ओर? पी से कहां की ओर? एन की ओर। ये कौन सी धारा हुई? विसरण धारा। कौन सी धारा कहलाएगी? विसरण धारा। ठीक है। ये विसरण धारा किसके कारण पैदा हो रही है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। बहुसंख्यक तो है, पी टाइप के कोटर गति कर रहे हैं बहुसंख्यक, और एन टाइप के क्या गति कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ठीक है, इस धारा। अब आते हैं बेटा अनुगमन पर। दूसरी विधि स्टार्ट। अनुगमन क्या है? अनुगमन में क्या होता है? देखो, जब यहाँ पर ऋण होगा, यहाँ पर धन होगा, तो एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। कहां से कहां की ओर? एन क्षेत्र से कहां की ओर? पी क्षेत्र की ओर। ठीक है, तो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर एक वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? देखो, ये वैद्युत क्षेत्र या रोधी विभव पी टाइप के कोटरों का कहां जाने का विरोध करता है? एन में। या एन टाइप के इलेक्ट्रॉनों का कहां जाने का विरोध करता है? पी टाइप। या कह सकते हैं ये वैद्युत क्षेत्र एन टाइप के इलेक्ट्रॉन तो नहीं, मगर यहाँ के अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या है? कोटर, धन। ठीक है, तो वो धन आवेशों की गति कराता है। कहां से कहां की ओर? एन से कहां की ओर? पी की ओर। और ऋण आवेशों की गति कहां से कहां को? पी से कहां की ओर? एन की। अरे ये वैद्युत क्षेत्र किसको तो रोकना चाहेगा? बहुसंख्यक आवेशवाहक, मगर किसको संधि के आर पार जाने देगा? अल्पसंख्यक आवेश। पहले ये वैद्युत क्षेत्र कम होगा बेटा, कम। तो यहां से कम इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र से कहा जाएंगे? एन क्षेत्र में। और एन क्षेत्र से कम कोटर कहां आएंगे? एन से कहा? पी क्षेत्र में। जैसे जैसे यहाँ पर ऋण बढ़ता जाएगा, धन बढ़ता जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर ये जो धारा है, कौन सी धारा? अनुगमन धारा, वो क्या हो जाएगी? किसके बराबर? विसरण धारा के बराबर। मगर देखो, अनुगमन धारा कहाँ? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां को जा रहे हैं? पी से कहां की ओर? एन की ओर। तो अनुगमन धारा कहां से कहां को बहेगी? एन से कहां की ओर? पी की ओर। ये कौन सी धारा होगी? अनुगमन अनुगमन धारा हो गई बेटा। अनुगमन धारा कहां से कहां की ओर गई? पी से कहां की ओर चली गई? ये एन की ओर। सॉरी, एन से कहां की ओर गई? पी की। ठीक है, याद रखना पहले कौन सी धारा है? विसरण धारा। ठीक है, उसके कारण क्या पैदा हुआ? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण कौन सी धारा प्रवाहित हुई? अनुगमन धारा। ये अनुगमन धारा पहले क्या थी? कम थी, क्योंकि यहाँ पर धन और ऋण क्या थे? कम थे। धन और ऋण कम है तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या है? कम। जैसे जैसे धन और ऋण बढ़ते गए तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता गया? बढ़ता गया। वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर क्या भी बढ़ता जाएगी? अनुगमन धारा भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अनुगमन धारा बढ़ती गई, एक स्थिति ऐसी आएगी कि अनुगमन धारा किसके बराबर हो जाएगी? विसरण धारा के बराबर। और कौन सी दिशा में? विपरीत।
इस स्थिति में साम्य अवस्था कह सकते हैं इसको। इस अवस्था में संधि के आर पार किसका प्रवाह नहीं होगा? धारा का प्रवाह नहीं होगा। इस अवस्था में संधि जो है साम्य अवस्था में कहलाती है। संधि किस अवस्था में होगी? साम्य। साम्य अवस्था में इसके आर पार किसका प्रवाह नहीं होता है? धारा का प्रवाह नहीं होता। ये बीच की परत बहुत क्या होती है? पतली होती है, बहुत क्या छोटी होती है, पी टाइप क्षेत्र। और वो क्या हो गया? एन टाइप क्षेत्र। ये पी एन संधि डायोड की क्या आ गई? क्रिया विधि आ गई। आ रहा बेटा समझ में? ठीक, देख लो एक बार। आ भाई समझ में? अभिलक्षण का अर्थ हुआ किसी परिपथ में संधि डायोड को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। ठीक है सर? तो किसी परिपथ में संधि डायोड को दो प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। पहला प्रकार है अग्र अभिनत, दूसरा प्रकार है उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत या बायस भी बोलते हैं उसको। ठीक है? तो पहला बताता हूं आपको, अग्र अभिनत। अग्र अभिनत, अग्र अभिनत ले लिया आपने। अग्र अभिनत में आपने एक पी एन संधि डायोड ले लिया। ये ले लिया बेटा, पी एन संधि डायोड। ये हो गया क्या इसका? कौन सी परत? अवक्षय परत। ठीक है, ये अवक्षय परत कितनी मोटाई इसकी? 10 की घात कितना? 6। ये पी टाइप क्षेत्र और ये क्या? एन टाइप क्षेत्र। यहां पर किसकी अधिकता? कोटरों की। ठीक है, ये क्या यहां पर अधिक मात्रा में? कोटर। ये कोटर है। और यहां पर क्या हो गया आपके पास? एन टाइप में क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। बहुसंख्यक आवेश। ठीक है, यहां पर क्या आ गया? ऋणायन। और यहां पर क्या आ गया आपके पास? धनायन। तो अग्र अभिनत क्या होता है? जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के क्या? पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन क्षेत्र को बैटरी के किससे जोड़ देते हैं? एन टर्मिनल से जोड़ देते हैं। एन को किससे जोड़ा? बैटरी के क्या? नेगेटिव से। और पी को किससे जोड़ा? बैटरी के क्या? पॉजिटिव। यानी कि पी, पी एन और एन। तो क्या हो गया? अग्र अभिनत उल्टा हो जाए, पी एन और एन पी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उत्क्रम अभिनत। अरे दोनों समान समान। इसका पी क्षेत्र बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन क्षेत्र किससे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो क्या हो गया वो आपके पास? अग्र अभिनति। ठीक है सर? अग्र अभिनति हो गई। तो अभी आपने पढ़ा, इसका नाम क्या था आपके पास? अवक्षय परत। ये यहाँ के पी क्षेत्र के कोटरों को कहा नहीं जाने दे रही है? एन क्षेत्र में। और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों को कहा नहीं जाने दे रही है? पी क्षेत्र में नहीं जाने दे रही। तो यानी कि ये रोकता है ना बेटा, एक रोधी विभव हो गया। जर्मेनियम के लिए ये रोधी विभव होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है कितना? 0.7। आपने माना जो यहां पर धन लगाया है, यहां पर क्या लगाया है? माना ये आरोपित वोल्टता 0.1 वोल्ट है। धन इन धन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। मगर आरोपित वोल्टता कितनी है? केवल 0.1 वोल्ट। तो क्या पी क्षेत्र के कोटर संधि के पार जा पाएंगे? नहीं जाएंगे ना, क्योंकि रोधी वोल्टता कितनी है? 0.3। तो यहां पर कम से कम कितना लगाना है आपने? 0.3। 0.3 से कम होगा तो ये बहुसंख्यक आवेशवाहक किसके आर पार नहीं जाएंगे? संधि के आर पार नहीं जाएंगे। संधि के आर पार जब बहुसंख्यक जा ही नहीं रहे हैं तो किसका प्रवाह नहीं होगा? धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब आरोपित वोल्टता विभव प्राचीर से ज्यादा हो जाती, आरोपित वोल्टता किससे ज्यादा हो गई? विभव प्राचीर से ज्यादा। तो अब ये बहुसंख्यक आवेशवाहक किसके आर पार जाते हैं? संधि के आर पार जाते हैं। और यहां पर किसका प्रवाह प्रारंभ हो जाता है? धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है।
अग्र अभिनति है, अग्र अभिनति में धारा बह रही तो उसको आप कह सकते हैं अग्र धारा। अगर ग्राफ खींची तो वो ग्राफ ऐसा आता है, ऊपर दिखा देता हूं आई अग्र धारा, इधर दिखा देता हूं अग्र वोल्ट। कहां तक धारा का मान 0 है? 0.3, जिसको आपने क्या कहा? रोधी विभव। इसके बाद बहुसंख्यक आवेश वाहक किसके आर पार जाने लग रहे हैं? संधि, यानी कि अब धारा का मान लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हो गया इसका? अग्र अभिनति आविलाक्षणिक वक्र। आविलाक्षणिक वक्र का मीन्स हुआ धारा और वोल्टेज के मध्य क्या? ग्राफ। ठीक है सर। तो यहां पर देखो 0 से लेकर वीबी तक इसमें किसका प्रवाह नहीं हो रहा है? धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है मीन्स यहां पर धारा का प्रवाह क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि संधि का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो धारा का मान कितना है? 0। मगर जब आरोपित वोल्टता अग्र वोल्टता इस विभव प्राचीर से ज्यादा हो जा रही थी, धारा का मान लगातार क्या होने लग रहा है? पर यहां पर धारा बढ़ क्यों रही है? क्योंकि प्रतिरोध क्या हो गया? कम। तभी तो प्रतिरोध कम होगा तब जाके धारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां पर देखो, यहां पर प्रतिरोध अलग, यहां पर प्रतिरोध अलग। तो ये कैसा प्रतिरोध परिपथ हुआ आपके पास? अनओमीय परिपथ। अगर ओमीय होता तो ग्राफ कैसी लाइन आता है? एक सीधी रेखा आता। ठीक है सर। तो ये आ गया आपके पास अनओमीय परिपथ। ठीक है। तो ये एक चीज और ध्यान देना, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है क्या? अवक्षय परत कम हो जाती है। पीएन संधि डायोड का विभव क्या हो जाता है? वो प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सारी चीजें क्या हो जाती है? कम। अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम। विभव प्राचीर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? कम। रोधी विभव का मान क्या हो जाएगा? कम। सारी चीजें क्या हो जाती है? कम। और उत्क्रम अभिनति में सारी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएगी। विभव प्राचीर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़। ठीक है। तो यहां पर देखना है कि पीएन संधि डायोड के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण भी होता है और किसके कारण भी? कोटरों के कारण। मगर बाह्य परिपथ में तार में धारा केवल किसके कारण प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉनों के। तार में क्या गति नहीं कर सकते हैं? कोटर गति नहीं कर सकते। ठीक है सर। ये आ गया अग्र अभिनत। अब उत्क्रम अभिनत बनाता हूं। उत्क्रम अभिनति में वही ले लिया आपको, पी एन संधि डायोड। अब उत्क्रम अभिनति कब होगी? ये पी टाइप दिखा दिया, ये एन टाइप दिखा दिया। पी टाइप मीन्स यहां पर किसके बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या? कोटर। ठीक है। चित्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। ये हो गए, यहां पर क्या हो गए? सारे इलेक्ट्रॉन। बीच में दिखा दिया आपने क्या? अवक्षय परत। ये अवक्षय परत पी टाइप की और धना और एन टाइप की ओर क्या आ जाएंगे? धन। ये आ गए धन। अब इसको अग्र अभिनति उत्क्रम अभिनति में करना है तो पी टाइप को बैटरी के कौन से टर्मिनल से? ऋण टर्मिनल से। और एन टाइप को बैटरी के कौन से टर्मिनल से? पी टर्मिनल से जोड़। ये ऋण और ये धन। अब देखो बेटा, इस उत्क्रम अभिनति के कारण ये ऋण पर है तो इन धन को कहां को खींचेगा? अपनी ओर। धन यहाँ को आ जाएंगे संधि से दूर। वैसे ये ऋण भी कहा चले जाएंगे? संधि से दूर। ठीक है सर। तो उत्क्रम अभिनति बहुसंख्यक आवेश वाहकों को किसके आर पार नहीं जाने दे रही है? संधि के आर पार नहीं जाने दे रही। ठीक है सर। नहीं जाने दे रही है। मगर इसी समय में पी टाइप क्षेत्र में बहुत अल्पसंख्यक वाहक क्या है? इलेक्ट्रॉन। और एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या है? कोटर है बेटा। ये उत्क्रम अभिनति इन धन को नहीं जाने दे रही है मगर इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को कहां जाने देगी? संधि के कहा? अल्पसंख्यक को जाने देगी मगर किसको नहीं जाने देगी? बहुसंख्यक को नहीं जाने देगी। ठीक है। तो अब यहां पर ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक किसके आर पार जाएंगे?
संधि के अल्पसंख्यक कह रहे हैं, मतलब जिनकी मात्रा क्या है, बहुत कम। ये बहुत कम है, संधि के आर पार जाएंगे, बहुत कम संधि के आर पार जाएंगे तो धारा का मान क्या होगा, बहुत कम। ठीक है सर, तो यहां पर उत्क्रम अभिनति में एक बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। ये भी दिखा देता हूं उत्क्रम वोल्टेज, ये दिखा देता हूं उत्क्रम धारा। तो ये उत्क्रम अभिनति में धारा का मान क्या है, बहुत कम। किस पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये उत्क्रम वोल्टता पर निर्भर नहीं कर रहा। आप वोल्टेज बढ़ाते जाए, इस धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर एक उत्क्रम वोल्टता वो आएगी जहां पर धारा का मान अचानक क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। इस वोल्टता को आप जेनर वोल्टता कह सकते हैं, भंजक वोल्टता कह सकते हैं। ठीक है क्या, और यहां पर धारा क्या हो गई, अचानक बहुत ज्यादा। धारा बहुत ज्यादा मीन्स प्रतिरोध क्या हो गया, बहुत कम। ठीक है क्या, तो देखो उत्क्रम अभिनति में अवश्य देखो आपने वोल्ट यहां पर एक सेल लगाया अग्र अभिनति में, यानी कि अग्र अभिनति में प्रतिरोध कम था तो थोड़ी सी वोल्टेज से क्या प्रोवाइड होती है, धारा। मगर उत्क्रम अभिनति में संधि का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा। इसलिए यहां पर उत्क्रम वोल्टता क्या लगानी पड़ती है, बहुत कम। यहां पर धारा अचानक ज्यादा क्यों हो जाती है, जब इसको धन दिया, इसको ऋण, उत्क्रम अभिनति करा, तो यहां पर के अल्पसंख्यक आवेश पी टाइप के इलेक्ट्रॉन और एन टाइप के कोटर इतनी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि वो संधि के आसपास बंधों को तोड़ देते। ठीक है, बंध टूटेंगी तो क्या निकलेंगे वहां से, इलेक्ट्रॉन और कोटर, एक ही थोड़ी है। फिर वो जो पैदा हुए वो भी बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, वो दूसरे से फिर क्या करेंगे, बंध तोड़ेंगे। तो दो ने चार बनाए, चार ने आठ तोड़े, आठ ने 16 तोड़े, तो अचानक ही टूटने वाले बंधों की संख्या क्या हो गई, बहुत ज्यादा। बंध बहुत ज्यादा टूट गए तो अचानक बहुत ज्यादा क्या पैदा हो जाएंगे, क्या इलेक्ट्रॉन और कोटर, उनके कारण क्या पैदा होती है, अचानक धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा धारा हो गई, धारा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या हो सकता है, तो संधि डायोड को कभी भी कैसा अभिनत नहीं करते हैं, उत्क्रम अभिनत नहीं कर। उत्क्रम अभिनत कर भी दिया तो उत्क्रम वोल्टता कभी भी कहां तक नहीं ले जाता है, उसकी भंजक वोल्टता तक नहीं ले जाता। तो ये भंजक वोल्टता हो गई। इस धारा के इस घटना को आपने कह दिया एवलॉन्स भंजक। ये क्या कहलाएगी, एवलॉन्स भंजक। अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति देखो बेटा। पूरा वो पीएन प्रत्यावर्ती सिग्नल पोजीशन बदलना, दूसरा और पूर्ण वितरण क्या करेगा, तीनों तरीके के उसके आर्द्रकरण दृष्टिकारी में केवल एक पीएन संधि डायल, पूर्णकरण दृष्टिकारी में कितने, दो पीएन संधि डायल। तो पहली डायल ट्रांसफार्मर दिया, इसकी द्वितीय कुंडली होगी, S1 S2
उसके बाद इसके साथ क्या लगाया और यहाँ से क्या है डिवाइड, ठीक है। इसको ध्यान दे देता हूँ और इसको क्या है माना पहले कौन सा अर्धचक्र है इसमें माना S1 अभी मान S1 ट्रांसफार्मर का टर्मिनल S1 किस विभव पर है ये वाला किस विभव पर हुआ धन विभव पर, ठीक है। ये धन विभव पर है तो देखो ये संधि कारक का ये कौन सा क्षेत्र है पीछे और ये कौन सा H, ये पी क्षेत्र को आपने कैसी वोल्टेज से जोड़ दिया है धन वोल्टेज से, धन और धन यानी कि पी और टी, तो संधि कारक कैसा भी है आग्रह आग्रह तो अपने में से क्या जाने देगा जाने, यानी कि इसमें धारा लोड प्रतिरोध है कहां से कहां की ओर ए से कहां की ओर आएगी बी की ओर, यानी कि ये धनात्मक अर्धचक्र के लिए निर्गत क्या आ गया ये वाला धनात्मक है। अब माना ये ऋणात्मक आएगा तो S1 टर्मिनल अब क्या बन जाएगा ऋणात्मक और S2 टर्मिनल क्या बन जाएगा धनात्मक हो गया। ये ऋणात्मक बन गया, ऋण किससे जुड़ गया धन से, तो डायोड कैसा बना उत्क्रम अभिनत है तो क्या अपने में से धारा जाने देगा नहीं, तो ये वाला सिग्नल कहाँ मिलेगा यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर अगला फिर धन वाला आएगा तो ये कैसा हो गया वोल्टेज पर, यानी कि सभी डायोड कैसा अभिनत तो उसको अपने में से क्या करेगा तो पूरी तरह में से ये आधी तरंग को पास होने के बाद आधी तरंग को क्या कर दे रहा है रोक दे रहा है, तो ये किस रूप में हो गया अर्ध तरंग स्थितिकारी के रूप में, और ज्यादा टफ नहीं इसका जाएगा सभी का, ठीक है। कितना लगाने केवल एक डायोड लगाना, याद रखना यहाँ पर जो संधि डायोड आप यूज करते हैं वो है आदर्श संधि डायोड, आदर्श संधि डायोड में जिसका प्रतिरोध कितना जीरो, जो अग्र अभिनति में बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं लगाते हैं उनसे क्या हो जाती है आसानी से चली जाती है, मगर उत्क्रम अभिनति में जिनका प्रतिरोध क्या होता है अनंत, तो एक चीज याद रख लो आदर्श संधि डायोड जिसका अग्र अभिनति में प्रतिरोध कितना जीरो और उत्क्रम अभिनति में प्रतिरोध कितना अनंत, ठीक है। तो अग्र अभिनति में अपने में से क्या जाने देगा उत्क्रम अभिनति में अपने में से क्या जाने देगा ये आगे अच्छा अब पूर्ण तरंग विस्तार में ये वही संधि डायोड भी ट्रांसफार्मर भी दिया प्राथमिक कुंडली भी ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये घोर हो गई इसकी ये द्वितीय कुंडली आ गई। अब इसको यहाँ पर क्या करना है आपने वो बेसिक सिग्नल इसको क्या करना है आपने जिसका स्पष्टीकरण करना ये नीचे से, ठीक है। और यहाँ पर इस स्थिति में दो संधि डायोडों का उपयोग आप संधि डायोडों को करके आपने इसको पास ले लेता हूँ उससे, ठीक है। और इनको एक केंद्रीय विकास वाला ट्रांसफार्मर ये हो गया S1 ये हो गया S2, इसको क्या ले लेता हूँ S, ये क्या ये क्या हो गया यहाँ पर एक लोड प्रतिरोध लगा दिया लोड जिसमें से क्या निर्गत कर सकते हैं आप निर्गत वोल्टेज द्वारा P को प्राप्त कर जा सकती है, ये हो गया R है, ठीक है। इसके अब यहाँ पर केंद्रीय विकास वाला लेना बेटा S का विभव हमेशा कितना रहेगा जीरो, ये धन होगा ऋण होगा ये धन होगा ऋण होगा मगर S किस पर रहेगा सदैव जीरो पर रहेगा,
वैसे ही कर, ये धनात्मक अर्धचक्र आया, ऋणात्मक अर्धचक्र आया, तो ये S1 किस पर, धन पर, S किस पर, जीरो पर, S2 किस पर, ऋण पर, ठीक है ना? ये धन पर है, ये ऋण पर है। धन इस डायोड के कौन से टर्मिनल से जुड़ गया, पी से, तो ये फर्स्ट डायोड कैसा हो गया, अग्रगण्य, और दूसरा डायोड पी किससे जुड़ गया, नेगेटिव से, तो दूसरा डायोड कैसा हो गया, उत्तरागम्य। तो कौन अपने में से धारा को जाने देगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि अगर अभिव्यक्ति में अपने में से धारा जाने देगा, इनका नाम ए और बी दे दूं, तो इसमें धारा कहां से कहां की हो जाएगी, ए से बी की हो, जबकि इससे किसका प्रवाह नहीं हो रहा है, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो निर्गत ये निकल गया, किससे निकल गई, पहले वाले से। ठीक है, ऋणात्मक अर्धचक्र आया, ऋणात्मक अर्धचक्र आया, तो अब ये S1 क्या हो जाएगा, ऋण, और S2 क्या हो जाएगा, धन। S किस पर रहा, जीरो पर, ठीक है। ये ऋण हो गया, तो पहला डायोड ऋण किससे जुड़ गया, धन से, P से जुड़ गया, तो ये डायोड कैसा मिला, क्रमज्ञ। ये डायोड कैसा मिला, अग्रगण्य। ये अब तो धारा कौन जाने देगा, सेकंड वाला जाने देगा, फर्स्ट वाला क्या नहीं जाने देगा, धारा, यानी कि दूसरा अर्धचक्र आपको क्या मिला, ये धारा अभी की कहां से कहां की ओर होगी, ए से कहां की ओर, सी की ओर, इसके ऊपर को दिखा है। तो आधी तरंग का स्पष्टीकरण तो कौन कर रहा है, पहला वाला, आधी तरंग का कौन कर रहा है, दूसरा वाला। इस प्रकार पूरी तरंग का क्या हो जाता है, स्पष्टीकरण हो जाता है, ठीक है। इसको डिस्क्रिप्टिव परिपथ से गुजारते हैं, इसमें कुछ एसी अवयव भी बचे रहते हैं, डिस्क्रिप्टिव परिपथ से गुजार के पूर्ण तरंग को क्या, पूरी तरंग को क्या कर दिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव कर दिया जाता है। यहाँ पर देखा अगर एक नंबर का सवाल है, आपकी जो निवेशी सिग्नल है इसकी आवृत्ति माना 50 हर्ट्ज, निवेशी सिग्नल की आवृत्ति कितना, 50 हर्ट्ज, तो निर्गत सिग्नल की आवृत्ति भी कितना, 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पर पूर्ण तरंग दृष्टिकोण में अगर निवेशी की 50 हर्ट्ज है, तो निर्गत की क्या हो जाती है, दुगनी, यानी कि कितना हो गया, 100 हर्ट्ज। तो अर्ध तरंग दृष्टिकोण में तो निवेशी और निर्गत की आवृत्ति क्या होगी, समान होगी, जबकि पूर्ण तरंग दृष्टिकोण में निवेशी और निर्गत की आवृत्ति, निर्गत की आवृत्ति निवेशी की आवृत्ति क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग किसका उपयोग क्या करते हैं, पूर्ण तरंग अर्ध तरंग का उपयोग नहीं, उसको छोड़ दीजिए। क्या हो गया अपना पूर्ण तरंग इसके कारण के रूप में कैसा डायोड यूज किया, यहाँ पर आदर्श डायोड, आदर्श मींस अगर हमने किया प्रतिरोध क्या, जीरो, लौ प्राचीर की ऊंचाई कितना, जीरो, ठीक है। अवक्षय परत की चौड़ाई कितना, जीरो मान लो, ठीक है। उत्क्रम अभिनति में प्रतिरोध क्या हो गया, अनंत, लौ प्राचीर की ऊंचाई क्या हो गई, अनंत, ठीक है। अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी, बहुत ज्यादा, ये किसी पर और क्या होता है, ठीक है। या चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, रेखीय समाकलन उस पक्ष द्वारा एक धारा का म्यू नॉट गुना हो जाता है। आई जहाँ है बंद पक्ष द्वारा इस धारा, ठीक है। ई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, टी क्या है, पक्ष का छोटा सा क्या अवयव, ई नॉट क्या है, निर्वात की चुंबक क्षेत्र, ठीक है। तो
एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, गॉस के नियम में पृष्ठ समाकलन, यहाँ पर क्या रेखीय समाकलन, उस पथ द्वारा दी धारा का कितना गुना होता है, 9 गुना होता है। किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा दी धारा का कितना गुना, 9 गुना। अब इसको प्रूव करने के लिए मान लेता हूं एक चालक इस बोर्ड पर रखा हुआ है x1, अलग लंबाई का, इसमें I एम्पियर की धारा बहती, ठीक है। हम इसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या का एक बंद पथ मान लेंगे। स्मॉल r त्रिज्या का क्या लिया आपने, और अगर ऐसे है तो इसके चारों बंद पथ कैसा है, ऐसे, ठीक है। इसकी लंबाई के लंबवत हुआ पथ का पैटर्न, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो यहाँ ये फुल एरिया माना, यहाँ पर एक बिंदु P है, इससे इस चालक पथ से r चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के चालक का बराबर होता है लॉग I अपॉन कितना, 2 पाई r। दिशा कहाँ की होती है, ये अंगुलियां ऐसे बंद करें कि अंगुलियों का ये अंगूठा इस दिशा में हो, धारा की दिशा में, धारा कहाँ से कहाँ की ओर जा रही है, x से कहाँ की ओर, y की ओर। तो ये अंगुलियों का जो घुमाव है, मुड़ना है, ये किसको बताता है, इस पर इसकी दिशा को चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को बताता है। तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे होंगी, ऐसे घुमाव ऐसे आएगा, दिशा ये। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ को होगी, इसके स्पर्श रेखीय दिशा, और स्पर्श रेखीय दिशा में एक छोटा सा dl लंबाई का लें तो अवयव की दिशा भी कहाँ को होगी, यही है, रोटेट हम ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखना d और dh के बीच का कोण कितना, 0 डिग्री, एक ही दिशा में है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन समूह पथ की सीमा के अंदर क्या हो जाएगा, e डॉट कितना, dl बराबर कितना, इंटीग्रेशन a डॉट b बराबर क्या, a b cos थीटा, b डॉट dl बराबर b dl cos थीटा, थीटा मींस उन दोनों के बीच cos 0 का मान कितना होगा, इंटीग्रेशन a b into dl। अब इस बंद पथ के प्रत्येक बिंदु पर ये जो आपने एम्पीरियल पथ ले सकते हो, एम्पीरियल ग्रुप कह सकते हो इसको, इस पथ के प्रत्येक बिंदु सबकी दूरी आपसे क्या नहीं, समान रही है, ठीक है। धारा इसमें कितना है, I, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, परिमाण की दिशा में परिमाण क्या रहेगा, समान नियत रहेगा। तो नियत चीज को कहा ले सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन बंद पथ डी, ये किंतु इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन बंद पथ डीएल, यहाँ पर ठीक है, ये छोटे छोटे ये कितनी लंबाई का लिया, डीएल, ऐसे डीएल डीएल उन सब को जोड़ देंगे तो इस वृत्तीय पथ की क्या निकल जाएगी, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, योग, डियर मींस इन छोटे छोटे अवयवों का क्या, योग। जब सबको जोड़ेंगे तो इस वृत्ताकार पथ की क्या निकल जाएगी, परिधि, वृत्त की परिधि, कितना आगे वृत्त की परिधि बराबर कितना, 2r, ये ऊपर रख दूं, इंटीग्रेशन b डॉट dl बराबर b की कितना रहा, dl की जगह कितना रहा, 1/r। अब b का मान यहाँ से रख दीजिए, कितना, अपॉन कितना, 2 पाई r, इनटू क्या कैंसिल, 2 पाई r,
इंटीग्रेशन v डॉट dl कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन कितना ये कितना नॉट कितना आई। तो ये किसकी प्रमेय सिद्ध हो गई एम्पियर का परिपथी नियम किसकी सीमा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा भी कितना गुना होता है।